स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ले ली है शपथ। इस दिन देंगे बिहार के सीएम पद से इस्तीफा। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है, जिसके बाद अब उनके सीएम पद से इस्तीफा को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वे जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि सीएम के पद से नीतीश कुमार जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। या सूत्रों के मुताबिक शपथ लेने के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक तय तारीख पर वे मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं, जिससे बिहार में नए नेतृत्व का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इस्तीफे की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद सियासी हलचल काफी बढ़ गई है और लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी से। जी हाँ, पीएम मोदी ने की नीतीश कुमार की तारीफ, बोले राज्यसभा में आपके अनुभव से बढ़ेगी पार्लियामेंट की गरिमा। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में नीतीश कुमार के अनुभव से संसद की गरिमा और मजबूत होगी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक अनुभव और फिर प्रशासनिक समझ की सराहना की है, जहां उनका मानना है कि ऐसे अनुभवी नेता संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नीतियों को बेहतर दिशा देने में योगदान करते हैं। इस बयान को बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की नई भूमिका किस तरह राजनीति को प्रभावित करती है। बिहार में नए मुख्यमंत्री बनते ही बिहार का दौरा करेंगे तेजस्वी यादव। आरजेडी को सबसे बड़ा दल बनाने की खास रणनीति, इस पर नजर। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। खबर है कि नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ही तेजस्वी यादव बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरे को लेकर के माना जा रहा है कि आरजेडी अपनी पकड़ मजबूत करने और संगठन को और विस्तार देने की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव विभिन्न जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही उनकी नजर उन क्षेत्रों पर रहेगी जहां पर पार्टी को और बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। इस पूरे अभियान का उद्देश्य आरजेडी को राज्य में सबसे बड़ा दल बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ लाती है। 30 अप्रैल तक हर हाल में निपटा ले ये काम, नहीं तो राशन पर लग सकता है ब्रेक। दरअसल बात यह है कि राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल तक एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य है, वरना राशन मिलने में दिक्कतें आ सकती है। इसको लेकर के प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की जरूर सलाह दी है और समय पर जरूरी काम निपटाने की सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक ये प्रक्रिया केवाईसी या आधार से जुड़े अपडेट से संबंधित हो सकती है, जिसे पूरा करना सभी लाभार्थियों के लिए जरूरी है। यदि निर्धारित समय तक ये काम नहीं पूरा किया गया तो फिर राशन वितरण अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सही पहचान सुनिश्चित करना है, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे समय सीमा के भीतर ये काम पूरा कर लें और लोगों की भी परेशानी से बचें। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जेडीयू में मिलीजुली प्रतिक्रिया, कुछ नेता मायूस, कुछ फैसले के समर्थन में। दरअसल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर के जेडीयू के अंदर ही अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां पर कुछ नेता इस फैसले से मायूस नजर आते हैं तो वहीं पर कुछ नेता इसका समर्थन भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर इस फैसले को लेकर के चर्चा दौर जारी है, जब कुछ नेताओं का मानना है कि एक बड़ा राजनीतिक कदम है, जबकि अन्य इसे समय से पहले लिया गया फैसला बता रहे हैं। इससे पार्टी के अंदर विचारों में मतभेद की स्थिति भी दिखाई दे रही है। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से इसे राजनीतिक निर्णय बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस फैसले का जेडीयू और बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। 7 निश्चय पार्ट 3
अब गांव की संकरी सड़कों का होगा कायाकल्प, चौड़ीकरण अभियान तेज। दरअसल बात यह है कि बिहार में ग्रामीण इलाकों के विकास को नई रफ्तार देने के लिए 7 निश्चय पार्ट 3 योजना के तहत बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब गांव की संकरी और फिर जर्जर सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। यह सरकार का लक्ष्य है कि गाँव को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ करके विकास को जमीन पर पहुंचाया जाए। जानकारी के मुताबिक इस अभियान में उन सड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पर यातायात में ज्यादा परेशानी होती है या फिर जहां से स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचना मुश्किल होता है। यह सड़क चौड़ी होने से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी आपात सेवाओं की पहुंच भी तेज और फिर आसान हो जाएगी। इसके साथ ही किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने में भी सुविधा मिलेगी। यह सरकार का मानना है कि इस पहल से गाँव में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बेहतर सड़क व्यवस्था से गाँव और फिर शहर के बीच की दूरी कम होगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर व्यापार जैसे क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के ये योजना बिहार के ग्रामीण विकास को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकती है। बिहार में जमीन मापी में बड़ा बदलाव, नई समीकरण और प्रक्रिया तेज, 7 दिनों में पूरा करना होगा काम। दरअसल बात यह है कि बिहार में जमीन से जुड़े हुए कामों को आसान और तेज बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब जमीन मापी की प्रक्रिया के लिए नई समय सीमा तय कर दी गई है, जिसके तहत पूरा काम 7 दिनों के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कदम से लोगों को लंबे इंतजार और फिर बार बार दफ्तरों के चक्कर से राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था के तहत आवेदन से लेकर के मापी और फिर रिपोर्ट तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया है, जहां अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और फिर किसी भी तरीके की देरी ना हो। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से जमीन विवादों में कमी आएगी और फिर आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ ये व्यवस्था प्रशासनिक कामकाज को भी अधिक प्रभावी बनाएगी, जिससे लोगों का भरोसा सिस्टम पर और मजबूत हो सके। बिहार की जनता के साथ भयंकर धोखा, नीतीश कुमार पर बढ़ती आरजेडी। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस बार आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने बिहार की जनता के साथ भयंकर धोखा किया है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। आरजेडी नेताओं का आरोप है कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ सरकार को चुना था उस पर खरा नहीं उतरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि घोड़ी कोई और चरा, जिससे ये संकेत दिया गया है कि सत्ता में बदलाव जनता की उम्मीदों के विपरीत हुआ है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस और तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस पर जेडीयू और फिर अन्य दलों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और फिर ये विवाद किस ओर दिशा में जाती है। बिहार विधानसभा को मिली बम से उड़ा देने की धमकी, मचा हड़कंप, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा को एक बार फिर से उड़ा देने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। इस सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई है और फिर विधानसभा परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में सघन जाँच अभियान चलाया गया है, जब सुरक्षा बलों ने हर कोने की तलाशी ली गई है और फिर आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फिर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी के पीछे कौन है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है और लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के बाद बढ़ेगी तपिश, कई जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट। दरअसल बात यह है कि बिहार में मौसम को लेकर के एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां हाल ही में हुई बारिश के बाद जहां पर लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी, वहीं पर अब फिर से तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जहां मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवाओं को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मौसम साफ होने के साथ धूप तेज होगी और फिर गर्मी से बढ़ोतरी होगी। जहाँ साथ ही साथ कुछ इलाकों में तेज हवा चलने की भी संभावना है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। या किसानों को भी मौसम में के बदलाव को देखते हुए जरूरी सावधानी बरतने को कहा गया है। इस बदलाव के चलते जहां पर एक और गर्मी का असर बढ़ेगा, वहीं पर अचानक मौसम बदलने से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूरी एहतियात बरतें और सुरक्षित रहें। हुमायूं कबीर के 1000 करोड़ वाले स्टिंग ऑपरेशन पर अमित शाह ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। दरअसल बात यह है कि हुमायूं कबीर से जुड़े 1000 करोड़ रुपए के कथित स्टिंग मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि इस तरीके के मामलों की जांच एजेंसियां कर रही है और सच्चाई सामने आनी चाहिए।
कानून अपना काम करेगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद ये मामला फिर से चर्चा में आ गया है और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब सभी की नज़र जांच एजेंसियों की कार्रवाई और फिर आने वाले खुलासे पर टिकी हुई है। कम जमीन वाले किसानों को मिलेंगे 56,000 रुपए, इस राज्य के किसानों को बड़ा फायदा। दरअसल बात है कि कम जमीन वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार सरकार की ओर से ऐसे किसानों को 56,000 रुपए तक आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ छोटे और फिर सीमांत किसानों को दिया जाएगा, जिनके पास कम कृषि भूमि है, और उसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फिर उन्हें खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहारा देना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। यह सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों को बड़ा फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही साथ ये योजना कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। बिहार में डिजिटल रजिस्ट्री को हरी झंडी, अब पेपरलेस होने जा रही है पूरी प्रक्रिया। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन और संपत्ति से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब बिहार में डिजिटल रजिस्ट्री को हरी झंडी मिल गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे पेपरलेस होने जा रही है। इससे लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। जब बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था के तहत दस्तावेजों का डिजिटल वेरिफिकेशन और ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा, जहाँ इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े की संभावना भी कम होगी, जहाँ साथ ही समय की बचत के साथ तेजी से पूरा किया जाएगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल रजिस्ट्री से न सिर्फ आम लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कामकाज भी अधिक प्रभावी बनेगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। बिहार के नए सीएम का नाम लगभग तय, भाजपा के इस नेता ने मारी रेस में बाजी, 14 या 15 अप्रैल को लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के लगभग सहमति बनने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक नेता ने इस रेस में बढ़त बना ली है और जल्द ही उसके नाम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 14 या 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। इसे लेकर के राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और विभिन्न दलों के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। जहां हम जिस नाम के बारे में बात कर रहे हैं वो नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को लेकर के ये बात कही जा रही है। इस खबर ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। दोस्तों, अररिया कांड पर तेजस्वी यादव का तीखा हमला, कहा बिहार में एनडीए राज नहीं महा चौपट राज है। दरअसल बात है कि बिहार के अररिया में हुए कांड को लेकर के सियासत तेज हो गई है। इस घटना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोलते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए का शासन नहीं बल्कि महा चौपट राज चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उनका कहना है कि सरकार अपराध पर नियंत्रण पाने की पूरी तरह से विफल रही है, जैसे आम जनता में डर का माहौल बन रहा है। जब इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और कानून व्यवस्था को लेकर के आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। जिसे मरा समझा हुए जिंदा मिली, 10 महीने जेल में बंद रहा बेगुनाह, पुलिस पर उठे गंभीर सवाल। दरअसल बात यह है कि एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर जिस व्यक्ति को मृत मान लिया गया था वह जिंदा मिला। जहां इस बीच एक बेगुनाह शख्स करीब 10 महीने तक जेल में बंद रहा, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गलत पहचान और फिर जांच में लापरवाही के कारण ये पूरा मामला सामने आया है। जिस व्यक्ति को मृत बताया गया था उसके जिंदा मिलने के बाद केस की सच्चाई उजागर हुई है और निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर सवाल उठने लगे हैं। जहां इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस विभाग की जांच प्रक्रिया पर बहस तेज हो गई है। जहां लोगों का कहना है कि ऐसी बड़ी चूक को रोकने के लिए सिस्टम में सुधार की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी बेगुनाह को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार में शादी के नाम पर ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन का भंडाफोड़, 4 महिला समेत 9 गिरफ्तार। दरअसल बात है कि बिहार में शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। इस कार्रवाई में 4 महिलाओं समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह पर आरोप है कि वे लोग शादी का झांसा देकर के लोगों से ठगी करते थे। जानकारी के मुताबिक गिरोह के सदस्य पहले शादी की बात तय करते थे और फिर मौका पाकर के पैसे और फिर सामान लेकर के फरार हो जाते थे। कई लोगों को इस तरह से निशाना बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में इस गिरोह की पूरी साजिश सामने आई है, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है।
बिहार में बढ़ने जा रहा है बस का किराया, छात्र मजदूरों की जेब पर पड़ेगा भारी बोझ, बढ़ोतरी का प्रस्ताव जारी। दरअसल बात है कि बिहार में बस किराए को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में बस किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है, जिससे यात्रियों खास करके छात्रों और फिर मजदूरों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक बढ़ती लागत, डीजल की कीमतों और फिर परिचालन खर्च में इजाफे को देखते हुए ये प्रस्ताव लाया गया है। जब बस संचालकों का कहना है कि मौजूदा किराए में सेवाओं को जारी रखना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए किराया बढ़ाना जरूरी हो गया है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो फिर आम लोगों के लिए रोजाना का सफर महंगा हो जाएगा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इसके साथ ही बस सेवाओं में कुछ सुधार भी देखने को मिल सकता है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि सरकार इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेती है। अटल युग से मोदी युग तक नीतीश का दबदबा, आखिर क्यों बीजेपी अध्यक्ष से पहले दिलाई शपथ। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से लेकर के मौजूदा मोदी काल तक उनके राजनीतिक प्रभाव और फिर पकड़ को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। खास करके ये मुद्दा चर्चा में है कि आखिर उन्हें बीजेपी अध्यक्ष से पहले शपथ क्यों दिलाई गई। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम चेहरा रहे हैं और विभिन्न गठबंधन में उनकी भूमिका निर्णायक रही है। यही वजह है कि कई बार राजनीतिक परंपराओं से हटकर भी फैसले लिए गए हैं, जिससे उनके प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रमों को लेकर के राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग नजरिए पेश कर रहे हैं। कुछ इसे रणनीतिक फैसला मानते हैं तो फिर कुछ इसे गठबंधन की मजबूती बताते हैं। फिलहाल ये मुद्दा बिहार और राष्ट्रीय नीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के इंजीनियर बने हाउस हस्बैंड, बदली सोच लेकिन सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। दरअसल बिहार से एक अलग तरह की खबर सामने आई है, जहां पर एक इंजीनियर ने पारंपरिक सोच को तोड़ते हुए हाउस हस्बैंड बनने का फैसला लिया है। जहां उनके इस कदम को जहां पर कुछ लोग सराह रहे हैं, वहीं पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हुए घर संभालने का फैसला किया है। बदलते समय के साथ ये सोच भी सामने आ रही है कि घर और बाहर की जिम्मेदारियां केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि परिवार के अनुसार बांटी जा सकती है। जहां इस मामले ने समाज में बदलती सोच और फिर जेंडर रोल्स पर नई बहस छेड़ दी है। एक और लोग इसे सकारात्मक बदलाव मान रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ लोग अब भी पारंपरिक नजरिए से इसे देख रहे हैं। कुल मिलाकर के यह मामला समाज में बदलाव की दिशाओं को दिखाता है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब नीतीश कुमार को कितनी मिलेगी सैलरी, बिहार सीएम से कम या ज्यादा। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनकी सैलरी को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सांसद के रूप में उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी और ये मुख्यमंत्री के वेतन से कम होगा या ज्यादा। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा सांसद को निर्धारित वेतन और भत्ते मिलते हैं, जिसमें बेसिक सैलरी के साथ विभिन्न सुविधाएं शामिल होती है। वहीं पर मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाला वेतन और सुविधाएं अलग होती है, जो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार तय होती है। ऐसे में तुलना करें तो फिर दोनों पदों की सैलरी संरचना अलग अलग होती है। हालांकि कई मामलों में मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाएं अधिक होती है, लेकिन सांसद के तौर पर भी कई तरह के भत्ते और फिर सुविधाएं मिलती है। इसलिए ये चर्चा लोगों के बीच दिलचस्प बनी हुई है। सीएम नीतीश कुमार का सपना पूरा, लोकसभा विधान परिषद के बाद अब राज्यसभा की पारी का हुआ आगाज। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर में एक और बड़ा पड़ाव जुड़ गया है। लोकसभा विधानसभा और फिर विधान परिषद के बाद अब उन्होंने राज्यसभा की पारी की भी शुरुआत कर दी है। इसे उनके लंबे राजनीतिक सफर का अहम मुकाम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार का यह कदम उनके अनुभव और फिर राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। जब वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहते हुए उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया है और अब राज्यसभा में उनकी मौजूदगी को एक नई जिम्मेदारी के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा में उनका अनुभव और फिर समझ संसद की कार्यवाही को नई दिशा दे सकती है। साथ ही साथ यह कदम उनके राजनीतिक सफर को और व्यापक बनाने वाला साबित हो सकता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनते ही सियासी हलचल तेज, पोस्टर में लिखा, हे जनेश्वर नीतीश सेवक मांगे निशांत, पूछता बिहार आप जैसा कौन देगा सुरक्षा गारंटी और पूरा साथ। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद अब उनकी सियासी गतिविधियां और तेज होती नजर आ रही है। इसी बीच एक पोस्टर ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है, जिसमें अलग तरह का संदेश लिखा गया है। बताया जाता है कि पोस्टर में हे जनेश्वर नीतीश सेवक मांगे निशांत जैसे नारे लिखे गए हैं, जिससे ये राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है। साथ ही साथ इसमें ये भी सवाल उठाया गया है
है कि आप जैसा कौन देगा सुरक्षा की गारंटी और पूरा साथ, जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति की ओर इशारा करता है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद सियासी हलचल चर्चाएं तेज हो गई है और अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रमों पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया आती है और फिर ये मामला आगे क्या किस दिशा में बढ़ता है। इस नेता का बड़ा दावा, कह दी बड़ी बात। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति को लेकर के एक नया बयान सामने आया है जिसने सियासी माहौल को फिर से गर्मा दिया है। एक नेता ने दावा कर दिया है, वो नेता है जीतन राम मांझी। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाना एक बड़ी राजनीतिक गलती साबित हो सकती है। इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस टिप्पणी को मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों से जोड़ करके देखा जा रहा है। अलग अलग दलों के बीच जारी खींचतान और फिर बदलते समीकरणों के बीच इस तरीके के बयान सियासत को और गरमा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इसने बिहार और फिर राष्ट्रीय राजनीति दोनों को हलचल बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि आगे क्या इस मुद्दे पर क्या बातें सामने आती है। महिलाओं को 3,000 रुपये 7वां वेतनमान लागू करेंगे, बंगाल में बीजेपी के घोषणा पत्र में बड़े वादे। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने और कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान लागू करने जैसे अहम ऐलान किए हैं, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इन वादों के जरिए बीजेपी महिलाओं और फिर सरकारी कर्मचारियों को साधने की कोशिश कर रही है। पार्टी का मानना है कि इससे लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनका समर्थन हासिल किया जा सकेगा। इस घोषणा पत्र के सामने आने के बाद अब राजनीतिक दलों के बीच वादों की होड़ मच गई है। आने वाले चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन वादों को कितना स्वीकार करती है और फिर इसका चुनावी नतीजे पर क्या असर पड़ता है। नीतीश कुमार को बधाई नहीं दूंगा, शपथ को लेकर के जीतन राम मांझी का हैरान कर देने वाला बयान। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की शपथ को लेकर के चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे नीतीश कुमार को बधाई नहीं देंगे, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है। जीतन राम मांझी की इस बयान को मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़ करके देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके इस रुख के पीछे राजनीतिक मतभेद और फिर हालिया घटनाक्रम अहम वजह हो सकते हैं। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस पर अन्य नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है और ये मुद्दा आगे किस दिशा में जाता है। 1,000 करोड़ की डील, ओवैसी ने तोड़ा हुमायूं कबीर से गठबंधन, क्या है वजह। दरअसल पश्चिम बंगाल में कि 2026 चुनाव को लेकर के सियासी समीकरण तेजी से बदलती नजर आ रही है। इस बीच खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से अपना गठबंधन तोड़ दिया है, जिससे राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस फैसले के पीछे 1,000 करोड़ की डील से जुड़ी चर्चाएं सामने आई है, जिसे लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। इसी कारण दोनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ी और गठबंधन टूटने की नौबत आई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है और राजनीतिक दल अपनी रणनीति कैसे तय करता है। नीतीश खेल जाते ये पारी तो बनता एक रिकॉर्ड, लिस्ट में 8वें नंबर पर ही रह गए बिहार के मुख्यमंत्री। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक दिलचस्प चर्चा सामने आई है। कहा जा रहा है कि अगर वे अपनी राजनीतिक पारी को एक खास मुकाम तक ले जाना चाहते तो फिर एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकते थे, लेकिन फिलहाल वे इस लिस्ट में 8वें स्थान पर ही रह गए। जानकारी के मुताबिक ये चर्चा उनके कार्यकाल और फिर मुख्यमंत्री के रूप में बिताए गए समय को लेकर की हो रही है। अगर वे कुछ और समय तक पद पर बने रहते तो फिर वे इस लिस्ट में और ऊपर पहुंच सकते थे और नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते थे। हालांकि अब मौजूदा परिस्थिति में ये संभव नहीं हो पाया है, लेकिन उनकी लंबी राजनीतिक पारी और फिर अनुभव को देखते हुए ये चर्चा काफ़ी अहम मानी जा रही है कि बिहार की राजनीति में उनके योगदान अब भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, किशनगंज से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां पर स्कूल जाने के लिए निकली एक नाबालिग छात्रा अचानक से लापता हो गई। परिजनों ने पड़ोस के ही एक युवक पर बहला फुसला करके गुजरात ले जाने का आरोप लगाया है। मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस अब बच्चे की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बच्चे भी है कहाँ। मामला किशनगंज जिला के फड़िंगोला क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा के अपहरण का है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के फड़िंगोला क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है।
है, जिससे इलाके में चिंता का माहौल बन गया है। जब बताया जा रहा है कि छात्रा 7 अप्रैल को अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। यह लड़की के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन जब काफी तलाश के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने उसके मोबाइल की जांच की। जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई है कि छात्रा की बातचीत पड़ोस के रहने वाले एक युवक से होती थी। जब परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक ने ही उनकी बेटी को बहला फुसला करके अपने साथ गुजरात लेकर के चला गया है। उसके बाद पीड़िता के पिता ने टाउन थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। जब पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। टीम को छात्रा और आरोपी की तलाश में लगाया गया है। साथ ही दोनों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए तकनीकी सहायता ली जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि वहां पर पहुंचने पर आरोपी और फिर छात्रा का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों को खोज निकालने की कोशिश की जा रही है। परिजनों का कहना है कि उसकी बेटी रोजाना स्कूल जाती थी और फिर उसका इस तरह के अचानक लापता हो जाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पुलिस से जल्द अपनी बेटी की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर और चिंता का माहौल है। लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और फिर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, जहां सी वोटर ओपिनियन पोल और साथ ही साथ न्यूज़ 18 की CNN ओपिनियन पोल ने सच्चाई बता दी है कि आखिर बंगाल में बीजेपी या फिर ममता बनर्जी की सरकार बनने वाली है। तो दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो सर्वे सामने आया है, उस सर्वे में ममता बनर्जी को आगे बताया गया है और बीजेपी के लिए कड़ा झटका यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस बार भी बीजेपी सत्ता से चूक जाएगी। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुकी है। जो साल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी ओपिनियन पोल ने सियासी माहौल को और भी गर्मा दिया है। सी वोटर और CNN न्यूज़ 18 द्वारा किए गए सर्वे में टीएमसी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता अब भी बरकरार है और जनता का एक बड़ा वर्ग उन्हें फिर से सत्ता में देखना चाहता है। दूसरी ओर बीजेपी भी मजबूत विपक्ष के रूप में उभर रही है और सत्ता तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। ये चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि नेतृत्व, विकास और फिर जनविश्वास की भी परीक्षा मानी जा रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दीदी चौथी बार सत्ता में वापसी करेगी या भाजपा बदलाव की कहानी लिखेगी। तो दरअसल सी वोटर और CNN न्यूज़ 18 के ताजा ओपिनियन पोल ने संकेत दे दिया है कि टीएमसी राज्य में मजबूत स्थिति में है। सर्वे के अनुसार टीएमसी को 44% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को लगभग 40% वोट मिल सकते हैं। सीटों के लिहाज से टीएमसी 184 से 194 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर सकती है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि ममता बनर्जी का जनाधार अभी भी मजबूत है और उनकी सरकार के प्रति लोगों का भरोसा कायम है। हालांकि ओपिनियन पोल में टीएमसी को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन भाजपा भी मुकाबले में पीछे नहीं है। जब पार्टी को 98 से यानी कि भाजपा को 98 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है, जो उसे एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित करता है। भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य में अपनी पकड़ मजबूत बनाई है और संगठनात्मक स्तर पर काफी विस्तार किया है। यही कारण है कि चुनावी मुकाबला एक तरफा न होकर के बेहद दिलचस्प और प्रतिस्पर्धी। दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इसका नाम है अमन तिवारी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मार देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका नाम है अमन तिवारी, जो कि बिहार के रहने वाले हैं और ये पीएम मोदी को जान से मार देने की साजिश रच रहे थे। जी हाँ, नाम इसका है अमन तिवारी। अगर यही नाम किसी का अमन आलम रहता या फिर मोहम्मद अमन रहता तो शायद अब तक तो हंगामा मच गया होता, लेकिन ये अमन तिवारी है और ये पीएम मोदी को मारने की साजिश रच रहे थे, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के एक युवक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानलेवा हमले की साजिश रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अब पुलिस ने इस मामले में 22 वर्षीय अमन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, उसकी गिरफ्तारी बुधवार देर रात छापेमारी के दौरान की गई। घटना ने पूरे जिले में हरकंप मचा दिया है। सुरक्षा एजेंसियां भी मामले को गंभीरता से ले रही है। पूरे घटनाक्रम की गहन जांच शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आया है कि अमन तिवारी ने इस साजिश के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को प्रस्ताव भेजा था, जहां उसने इसके बदले मोटी रकम की मांग की थी। साथ ही साजिश को अंजाम देने के लिए 22 दिन का समय भी मांगा था। ये जानकारी मिलते ही खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई है। मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ करके देखा जा रहा है। पूरे नेटवर्क की जांच
की जा रही है। वहीं पर खुफिया सूचना के आधार पर बक्सर और फिर डुमरांव पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने अमन के घर पर दबिश देकर के उसे गिरफ्तार कर लिया है, जहां उसकी निशानदेही पर 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा है, जहां हालांकि उनके नाम अभी गोपनीय रखे गए हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में और खुलासे हो सकते हैं। सभी आरोपियों में से लगातार पूछताछ जारी है। तलाशी के दौरान अमन तिवारी के कमरे से लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। इन उपकरणों की तकनीकी जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि इनसे कई अहम सुराग मिल सकते हैं। यह साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए कमरे को सील कर दिया गया है। वहीं पर पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। फोरेंसिक जांच के बाद और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। जांच में यह भी सामने आया है कि अमन तिवारी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, हलचल मचा दी है। अब शादी ब्याह में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं चलेगा। जी हाँ, अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं और शादी ब्याह में घरेलू गैस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, वो उस गैस से आप खाना नहीं बना सकते हैं आप जहाँ शादी ब्याह में। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कमर्शियल एलपीजी ही इस्तेमाल करना होगा, वरना कार्रवाई भी हो सकती है। सवाल यह है कि क्या लोग इस नियम के लिए तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिला प्रशासन ने वैवाहिक सीजन को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है, जिसका सीधा असर शादी ब्याह के आयोजनों पर पड़ेगा। अब किसी भी शादी या फिर बड़े कार्यक्रम में घरेलू एलपीजी गैस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, या इसके बजाय कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी विशाल राज ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि अक्सर देखा जाता है कि शादी ब्याह में घरेलू गैस का इस्तेमाल होता है, जो नियमों के खिलाफ है। इससे आम लोगों के लिए मिलने वाली गैस सप्लाई पर असर पड़ता है और कई बार कमी की स्थिति भी बन जाती है। इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन ने ये नया दिशा निर्देश जारी किया है। अब शादी में खाना बनाने वाले रसोइयाओं और कैटरर्स को कमर्शियल गैस के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके साथ ही जिस परिवार में शादी होनी है, उन्हें अपने विवाह कार्ड के साथ संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ को आवेदन देना होगा। इस आवेदन में कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों की संख्या और कितने गैस सिलेंडर की जरूरत होगी, इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। जब प्रशासन इस जानकारी के आधार पर तेल कंपनियों से समन्वय करके शादी के दिन कमर्शियल गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। यानी कि अब बिना अनुमति और बिना कमर्शियल गैस के शादी में खाना बनाना संभव नहीं होगा। या साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि जो कमर्शियल गैस शादी के लिए दी जाएगी, उसका इस्तेमाल सिर्फ उसी कार्य में होगा जहाँ किसी अन्य काम के लिए उसका उपयोग करना भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं पर जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस नए नियम का पालन करें, ताकि गैस की सप्लाई व्यवस्था संतुलित बनी रहे और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल ये नया नियम लोगों के लिए थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ा सकता है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि इससे लंबे समय में व्यवस्था बेहतर होगी और गैस की किल्लत से राहत मिलेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किशनगंज और आसपास के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी कि एनएफआर ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और फिर भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के चलने से न केवल सीट मिलने में आसानी होगी, बल्कि यात्रियों का सफर भी पहले से ज्यादा आरामदायक हो जाएगा। जहाँ न्यू जलपाईगुड़ी मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार और सोमवार को चलेगी। ये ट्रेन किशनगंज, अलुआबाड़ी रोड, दालखोला और फिर बारसोई समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें कुल 22 कोच होंगे। वहीं पर लंबी दूरी की यात्रियों के लिए कानपुर सेंट्रल से गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन वाराणसी, बरौनी और कटिहार के रास्ते गुवाहाटी पहुंचेगी। अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली ट्रेनों के फेरों को बढ़ा दिया गया है। अब ये ट्रेन 29 अप्रैल तक अतिरिक्त चक्कर लगाएगी। इससे पंजाब और बिहार, बंगाल के बीच आवाजाही करने वालों को सहूलियत होगी। तो दरअसल बात है कि गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में भीड़ से जूझ रहे यात्रियों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। किशनगंज और आसपास के इलाकों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। अब कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और फिर लंबी दूरी का सफर भी थोड़ा आसान हो जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से न केवल ट्रेनों में भीड़ कम होगी, बल्कि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में भी आसानी होगी। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। स्थानीय यात्रियों के लिए न्यू जलपाईगुड़ी से मालदा टाउन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक सप्ताह में कई दिनों पर चलेगी। वहीं पर खास बात यह है कि ये ट्रेन किशनगंज, अलुआबाड़ी रोड, दालखोला और फिर बारसोई जैसे स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इस ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए गए हैं और लगभग 5 घंटे 45 मिनट में यह सफर पूरा करेगी। इससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं पर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। वहीं पर कानपुर सेंट्रल से गुवाहाटी के बीच स्पेशल ट्रेन 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलाई जाएगी। ये ट्रेन
वाराणसी, बरौनी और कटिहार होते हुए गुवाहाटी पहुंचेगी, जिससे उत्तर भारत और फिर पूर्वोत्तर के बीच यात्रा आसान होगी। इसके अलावा अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के फेरे को भी बढ़ा दिया गया है। इससे पंजाब, हरियाणा और फिर दिल्ली से आने जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा।